गुड मॉर्निंग चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है आपकी मॉर्निंग वाली क्लास में। दोस्तों आज की क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। जो चीजें हम पढ़ रहे थे वो तो हो गई, और आज की क्लास में जो आपका टारगेट होने वाला है वो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, तो इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। और आज हमने थोड़ा थंबनेल में भी चेंज किया है, यहाँ पर डेट भी लिख दी है ताकि किसी स्टूडेंट को ये ना डाउट हो कि क्लास कौन सी है, यानी आज की क्लास कौन सी है, इसलिए हमने डेट भी इसमें डाल दी है और थोड़ा थंबनेल में चेंज किया है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। और जैसे बोला था कि पुष्पा झुकेगा नहीं और ये हमारा क्लास रुकेगा नहीं, तो ये टेंशन मतलब ये क्लास रुकेगा नहीं, थंबनेल इसलिए चेंज किया थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और आशा करता हूं पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में मोटिवेशन से शुरुआत करना बहुत जरूरी है कि हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज की मेहनत से आने वाले कल को अवश्य बदल सकते हैं। पिछले समय में हमसे जो भी हुआ है, चाहे हम फेल हुए हैं या और कुछ भी हुआ है, हम पढ़ नहीं पाए थे, पढ़ने का मन नहीं था, पढ़ते नहीं थे, समय वेस्ट कर रहे थे, उन सारी चीजों को पीछे छोड़ देना है, उसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन हम हमारे आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं, तो उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए मेहनत की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, और देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी जानते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं। क्या है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों निधि छिब्बर है, वो जो सीबीएसई बोर्ड है उसकी नई अध्यक्ष बन गई है निधि छिब्बर। अगर सीबीएसई की फुल फॉर्म आपको पता चल गया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, लेकिन इंग्लिश में आ जाए तो सी का हो जाएगा सेंट्रल, बी का हो जाएगा बोर्ड ऑफ, एस का मतलब हो जाएगा सेकेंडरी, ई का मतलब हो जाएगा एजुकेशन। तो ये होने वाला है। स्थापना भी इससे पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी नया अध्यक्ष बनाया गया तो इसकी स्थापना से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे कभी कभार ही पूछा गया हो तो पता नहीं, लेकिन आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि 2 जुलाई 1929 को है वो इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ये आप सभी जानते हो, जिसको हम बचपन से दिल्ली वाला बोर्ड बोलते हुए आ रहे हैं, वही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल स्काई ब्रिज 721 को कहां पर जनता के लिए खोला गया है? ठीक है, तो आपको बताना कि दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल, यानी कि एक पुल है जो सबसे लंबा पुल है, निलंबन पुल को कहां की जनता के लिए खोला गया है आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि दुनिया का सबसे लंबा पुल जिसमें पैदल यात्री चलते हैं वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्काई ब्रिज 721। तो स्काई ब्रिज 721 है, और कहां की जनता के लिए खोला गया है? तो ये खोला गया है चेक गणराज्य की जनता के लिए इसको खोला गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो स्काई ब्रिज 721 है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है वो है 721 मीटर। कितने मीटर इसकी लंबाई है? 721 मीटर इसकी लंबाई है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1100 मीटर है वो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। आपको जिसको नहीं समझ में आया समुद्र तल से ऊंचाई क्या होती है, तो आपने रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना, तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है, आप सभी को बहुत बार देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी। तो यानी जो समुद्र का लेवल है उससे कितना ऊंचा है वो आपको बताना होता है। तो ये हो जाएगा 1100 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है जो समुद्र तल से ऊंची है, ठीक है। सबसे बड़ा पैदल यात्री पुल हो गया स्काई ब्रिज 721। कहां की जनता के लिए खोला गया है? चेक गणराज्य की जनता के लिए इसको खोला गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 721 मीटर इसकी लंबाई है, और 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो आपको क्लास में ही सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। और आप सभी जानते हो एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके पेपर में आ जाए। तो आपको हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना होता है, तभी आप अच्छे से कर पाते हो। आगे देखिए क्या है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए सेवानिवृत्त का मतलब होता है जो रिटायर हो चुके हैं
उन कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना, यानी कि उनको एक पेंशन के रूप में कोई आय दी जाएगी, रुपए दिए जाएंगे, पेंशन दी जाएगी, तो इसका नाम क्या है योजना का? पुरानी पेंशन योजना। और आप सभी जानते हो इसके बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना से जो योजना है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो पुरानी पेंशन योजना भी योजना का हो गया। तो शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया? सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है, तो कहां पर इसकी शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी कैपिटल की बात करें तो क्या है कि इसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर। सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? भूपेश बघेल जी है जो यहाँ के सीएम है। गवर्नर है अनुसुईया जी। और इसके अलावा राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये क्यों बताते हो? भाई कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी जो रेलवे के एग्जाम्स हुए थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए ये चीजें भी मैं आपको बताता रहता हूं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में आए फिर ये मत बोलना सर ने करवाया नहीं था, इसलिए मैं आपको पहले ही तैयार कर देता हूं। आगे देखिए क्या है कि किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि पहले के कितने टाइगर रिजर्व थे? 51 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अब एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो अब कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वो हो जाएंगे 52 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 52 टाइगर रिजर्व है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो नया टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम क्या है, या 52वां टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इसका नाम हो जाएगा। अब ये पूछा गया कि कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपके राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में है। कौन से राज्य में स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है राजस्थान, तो ये भी याद कर लेना। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है, क्योंकि आप सभी जानते हो जो पहला होता है, जो प्रथम होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और सीएम है अशोक गहलोत जी, गवर्नर है कलराज मिश्र जी। इसके अलावा राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। कौन से नंबर का बना है? 52वां नंबर का ये बना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कि किस संस्था ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सी संस्था के द्वारा नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा, क्योंकि ये सिर्फ आयोग ही कर सकता है, तो नीति आयोग के द्वारा है, इसको लॉन्च किया गया है। अब जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा के लिख लेना। अगर बात की जाए कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई, तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी जी हैं, वो इसकी उपाध्यक्ष हो जाएंगी। और इनके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है, वो इसके सीईओ है नीति आयोग के। तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्यक्ष बिल्कुल इजी होता है, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हो जाएंगे। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है, बहुत काफी समय से हैं ये। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
करंट अफेयर से जरूर पूछा जाता है। अभी रेलवे के जो एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी, उनमें भी पूछा जा रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और आप सभी जानते हो जो विकास दर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है भारत की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो क्या है कि मॉर्गन स्टैनली है, उसने 2023 में कितनी विकास दर रहने का अनुमान लगाया है? 7.6% है वो विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। बस इतना सिंपल सा है। आगे चलते हैं, क्या है कि इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 100 का खिताब किसने जीता है? देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो ओपन है वो जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे वो यूएस ओपन हो, चाहे अब आपका ये इटालियन ओपन आ गया। तो इसमें ये पूछा गया इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। देखिए ये 2 है, ठीक है, ये 3 ही है, तीनों दिए गए ना, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, जो बार बार जीतते रहते हैं। तो इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद कर लेना है कि इटालियन ओपन का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि नोवाक जोकोविच है, पूछा जा सकता नहीं, पूछा ही जाता है कि नोवाक जोकोविच है वो कौन से देश के हैं? तो ये सर्बिया देश के हैं, ठीक है। और इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं? तो इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। जो जीता जाता है ना, जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, उनमें जो जीता जाता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, ठीक है। तो कितने जीत लिया इन्होंने? 20 बार जीता है, तो बहुत बड़ी बात है, 20 बार इन्होंने जीता है, ठीक है। इटालियन ओपन यह रोम इटली में आयोजित किया गया एक टेनिस टूर्नामेंट है। अब सबसे पहले कि यह भी पूछा जा सकता है कि जो इटालियन ओपन है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से हो जाएगा? आपका टेनिस से संबंधित हो जाएगा, ये तो हो गया। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इटालियन ओपन है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कहां पर किया गया था? रोम में, रोम में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये इटालियन ओपन होता है वो कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। क्या है? क्ले कोर्ट पर। अब ये क्यों है? क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो इसका ग्राउंड होता है ना वो कैसा है? तो उसका नाम है वो कैसा होता है? क्ले कोर्ट होता है, ठीक है। आगे चले, क्या है कि उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए आपको पता है कि जो खेल से संबंधित है वो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया कि उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि उबर कप किससे संबंधित है? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि रणजी ट्रॉफी से पूछा जाता है जो क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी से पूछा जाता है जो आपकी फुटबॉल से है, और कल भी हमने सीखा था। तो वैसे है कि उबर कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, जो पुरुषों के लिए खेल होता है, ठीक है। और उसी प्रकार महिलाओं का भी होता है, अलग अलग होता है। तो ये हो जाएगा उबर कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उबर कप का खिताब जीतने वाला सबसे ज्यादा किसने जीता? चीन ने। सबसे ज्यादा कौन से देश ने जीता है? चीन ने जीता है। और पूछा गया कितनी बार जीता है? तो ये 15 बार जीता गया चीन के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो जो उबर कप है इसकी शुरुआत की गई थी 1957 में, 1957 में है वो इसकी शुरुआत की गई थी उबर कप की। तो सारे कप्स हैं वो धीरे धीरे हम करवाते रहेंगे, जैसे जैसे करंट अफेयर में आते रहेंगे, ठीक है। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। आगे चले, क्या है कि कौन सा देश 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश 2027 में दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का मेजबानी करेगा? तो ये हो जाएगा मलेशिया देश, ठीक है। मलेशिया देश हो जाएगा, मलेशिया देश। अब देखिए SEA, इसका मतलब क्या है? एस का मतलब हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण, ए का मतलब हो जाएगा ईस्ट यानी पूर्व, ए का मतलब है एशिया। तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशियाई खेल की मेजबानी कर रहा है कौन? मलेशिया कर रहा है। तो मलेशिया आया है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो देश चर्चा में रहता है उसकी आपको क्या राजधानी पता होनी चाहिए। तो राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर। इस तरीके से याद करो। क्या याद किया? कुआलालंपुर,
तो ये क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी, मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुर। और यहां पर आप सभी को पता है कि करेंसी भी पूछी जाती है, यानी कि इसकी मुद्रा भी पूछी जाती है कि वहां पर कौन सी मुद्रा चलती है, तो रिंगित है वो मुद्रा वहां पर चलती है। वहां के पीएम की बात की जाए तो इस्माइल साबरी याकूब है वहां के पीएम है, यानी प्रधानमंत्री हैं। नाम क्या है, इस्माइल साबरी। बस इतना याद कर लो कि इस्माइल साबरी हैं जो मलेशिया के पीएम है, यानी प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं और करंट अफेयर का आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। क्या है कि भारत में हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। तो ये जो समझौता किया गया है वो किया गया जर्मनी के साथ। कौन से देश के साथ किया गया, जर्मनी के साथ। और आपको पता है कि भारत ने जिसके साथ किया है वो तो इंपोर्टेंट बन जाता है, तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी, बर्लिन हो जाएगी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, यानी राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, ठीक है, स्टेनमियर, फ्रैंक वोल्टर स्टेनमियर। ये इंग्लिश वाले नाम होते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। क्या है कि फ्रैंक वोल्टर स्टेनमियर। और यहां पर करेंसी की बात करें तो यूरो यहां पर की मुद्रा है, ठीक है, तो यूरो यहां की मुद्रा है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। इंग्लिश के क्वेश्चंस क्यों नहीं होगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में जो हमारी मॉर्निंग में सक्सेस मंत्रा वाली क्लास आती है उसमें हम कल करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये कितने करने वाले हैं, 100 प्लस होंगे, एक ही क्लास में होंगे। क्योंकि इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको एक जगह मिल जाएंगे तो आप उसका रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। जब भी आपको दोबारा देखना होगा आप अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर आप बार बार नहीं देखोगे। तो इसलिए मैंने इंग्लिश के लिए स्पेशल अलग से क्लास बना दी है। लेकिन मॉर्निंग में जो सक्सेस मंत्रा वाली क्लास है वही है कि एक ही सक्सेस मंत्रा क्लास में, तो एक ही क्लास में ये सारी चीजें आपको करवा दी जाएंगी। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, यहाँ पर जो वन वर्ड होंगे, आगे इडियम फ्रेजेज भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके लिए आती रहेंगी इंग्लिश के अलग अलग क्लास में। तो उसमें क्या होगा, मैं इंपोर्टेंट आपके लिए लेके आता हूं जो एसएससी है वो बार बार एग्जाम्स में पूछती है। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूं, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज क्या है, आज का टारगेट क्या है सर, टारगेट तो बता दो। आपने तो ये तो बोला कि कल करवा देंगे, लेकिन आज का टारगेट क्या है, कुछ तो चीज दे दीजिए हमें। तो आज का टारगेट है वो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको क्या करना है, सुबह 10 बजे, आप 6 बजे ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद देख रहे हो कोई बात नहीं, सुबह 6 बजे अपने ऐप पे आपके सारे नोट्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वहां से जाके उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। अब सर जी वहां पर डालोगे क्या क्या, तो चलो एक छोटी सी हिंट दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए वहां पर डालने वाला हूं, लगभग 20 के आसपास प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जैसे जैसे कुछ चीजें हम सीखते हुए चलेंगे तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहोगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करना, मैं सिर्फ वहां पर आपको बता रहा हूं कि हम वहां पर उन चीजों को डाल देंगे ताकि आप वहां पर डाउनलोड करके उनको सेव कर सकते हो। और जो अपना ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस तरीके से देख सकते हो। देखिए यहां पर देखिए जीके के क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, सारे के सारे आपको देखना है। साइंस के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अब सर जी क्या एक ही अकेला ही करवाओगे, तो देखिए मैथ का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और बात करें हम कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, और बड़े शानदार क्वेश्चंस होंगे जो आपके लेवल के होंगे। इंग्लिश भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिस तरीके का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कुछ चीज नहीं होगी। इसके अलावा आपको बताता हूं क्या होगा, जैसे कि सारी की सारी पीडीएफ। अब वन वर्ड की बात करें तो ये वन वर्ड की पीडीएफ आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। अब सर जी अभी तो बोल रहे हो कि कल आप वन वर्ड करवाने वाले हो, तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करने की क्या आवश्यकता है। यहां पर जो क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अलग अलग छाटे हैं मैंने कि कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, कुछ मैं आपको याद करवाऊंगा। आपको याद करने का तरीका समझा दूंगा, आपको किस तरीके से याद करना है वो बता दूंगा, और मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाऊंगा, उसी तरीके से आपको भी याद करने हैं। आप देख सकते हो
कि देखिए पैनासिया है, ये मैं भी आपको करवाऊंगा, लेकिन ये पेपर में भी सबसे ज्यादा पार्ट पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। और ये कितने मैंने डलवाए हैं, इसमें लगभग 200 हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कितने डाले हमने, लगभग 200 वन वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से सारे, मैं सारे तो आपको दिखाने वाला नहीं हूं। यहां पर देख सकते हो कि इडियम फ्रेजेस की भी है, एंटोनिम की भी है, वन वर्ड की भी है, फ्रेजल वर्ब की भी है, सिनोनिम एंटोनिम की भी है। और जो जीके के सारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हो या टाइप किए गए नोट्स हैं, वो सारे के सारे अपने ऐप पे अवेलेबल है। तो ऐप को इंस्टॉल करो, ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लो, कोई भी पेमेंट नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं कि ऐप की बात आ गई तो वहां पर क्या है कि ऐप को इंस्टॉल कर लोगे ना तो पढ़ लोगे, वरना तो फिर फोन में सेव करके ऐसे ही पड़े रहेंगे। बहुत सारी पीडीएफ पड़ी रहती है, वरना मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता। मैंने पहले भी सोचा था कि टेलीग्राम पे डालते हैं, लेकिन उन पीडीएफ को डाउनलोड करके फोन में रखे रहेंगी, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन जब भी आपको ऐप दिखेगा आप सोचोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको ओपन करोगे और उन चीजों को पढ़ोगे, तब आपको ऐप की भी वैल्यू समझ में आएगी और चीजों की भी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे आपको ई बुक वाले सेक्शन में जाना है, ई बुक एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में। ई बुक एंड पीडीएफ वाला सेक्शन आपको वहां पर दिख जाएगा, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि यही है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैथ का हो गया, आपका रीजनिंग का हो गया, आपका जीके का हो गया, सभी चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो आप उनको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो। और कल वाली क्लास में आना मत भूलना, कल वाली सुबह वाली क्लास होगी ना, सभी के लिए स्पेशल होने वाली है। क्योंकि कल वाली क्लास में मैं आपको वन वर्ड इतने अच्छे तरीके से याद करवाने वाला हूं कि आप बोलोगे सर इतना भी इजी होता है, इंग्लिश इतनी इजी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लास देख लेना, थंबनेल देख सकते हो, ये आपको दिखाई देगी कल मॉर्निंग में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। आज रीजनिंग की भी क्लास आपके लिए आ रही है 11 बजे, और शाम को 7 बजे मैथ की भी क्लास आपके लिए आ रही होगी, तो आप उनके भी लिए भी सभी तैयार रहना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।